तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में यही टॉपिक रहने वाला है। आरटीआई एक्ट 2005 कवर करेंगे। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में वो क्या था, क्या डिफरेंस था आरटीआई 2005 और अमेंडमेंट में, वो भी समझ लेंगे टेबल की हेल्प से। और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का आरटीआई एक्ट क्या था 2009 वाला, और किसको ये जब आया था इसने किसको रिप्लेस करता रिपील करता, वो सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ही वीडियो में सारा टॉपिक आपको, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर का जितना भी पोर्शन है मेजॉरिटी में हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ ही टॉपिक रह चुके हैं, वो भी आने वाले दिनों में पे खत्म हो जाएंगे। पहले प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है नो जम्मू कश्मीर के नाम से, वहाँ पे जाके आप पुरानी वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे, आप वहाँ पर देख सकते हो। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, या जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट हो गया, और इंपॉर्टेंट पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हो गया, जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेजॉरिटी में सारे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट, क्रॉप्स वगैरह, ये सब कुछ। आरटीआई एक्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो ऑफिशियल गजट आता है आपके सामने, जो पूरा एक डिटेल पीडीएफ आपके सामने आता है, वो आपके सामने स्क्रीनशॉट में आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन 15 जून। अब एग्जाम ओरिएंटेड कैसे रहने वाला है, एग्जाम में आप क्या काम आने वाला है, उसके हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सबसे पहले वो कवर करते हैं। आरटी की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इतना आप सभी को पता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कितने चैप्टर हैं टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं। कितने शेड्यूल आपसे पूछेगा, आप बोलोगे 2 शेड्यूल हैं। अच्छा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में टोटल कितने सेक्शन हैं, आप बोलोगे 31 सेक्शन हैं। तो पहले आपको ये याद करना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करेंगे। इसमें 6 चैप्टर हैं, 2 शेड्यूल हैं, और 31 यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ये पैटर्न सबसे पहले आपको याद रखना है। अब ये 6 चैप्टर कौन से हैं, 2 शेड्यूल कौन से हैं, आपको सारे के सारे याद रखने। 31 में से मेजॉरिटी में जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं वो भी हमको याद करने। आरटीआई बिल की अगर हम बात करेंगे, ये पार्लियामेंट में पास कब हुआ था, 15 जून 2005 को पास हुआ था। अब आप बोलोगे पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, या प्रेसिडेंट भी आते हैं, तो 15 जून हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई भी बिल है, फिर कानून बनता है, एक्ट बनता है, उसके लिए आपको जो पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों हाउस में जब वो पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जब साइन करते हैं तब वो एक्ट बन जाता है। एक तो जनरली ये होता है कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए। मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, जब प्रेसिडेंट साइन करते हैं, जब वो कानून बन जाता है, वो सेम डे में इफेक्ट में नहीं आता, इफेक्टिव डेट अलग से रखी जाती है। वैसा ही हुआ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, वैसे ही हुआ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिला था। तो फिलहाल इसकी बात करेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 की बात करेंगे। लोकसभा में कब पास होता है, 11 मई 2005। लोकसभा में पास हुआ 11 मई 2005। राज्यसभा में ये पास होता है 12 मई 2005। तो 11 मई को लोकसभा में चला गया, 12 मई को राज्यसभा में चला गया। फिर प्रेसिडेंट की बात करें, वो साइन करते हैं इस 15 जून 2005 को। तो उस टाइम पे जब आरटीआई एक्ट को साइन करा गया, कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने साइन करा था, उस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको साइन करा था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, जब आरटीआई एक्ट पास करा गया था उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जो सारा एग्जाम ओरिएंटेड डाटा आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब एक तो आपसे पूछ लेगा कि भाई इसको प्रेसिडेंट ने साइन कब करे थे, या पूछ लेगा कि ये पास कब हुआ था, वो सेम डेट 15 जून 2005 आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ये इफेक्ट में कब से आया था, तो आपको समझना पड़ेगा पूरे तरीके से। ये 12 अक्टूबर 2005 को इफेक्ट में आया था। 15 जून की बात करेंगे, 15 जून को ये बिल पास हो जाता है। लेकिन 12 अक्टूबर की बात करेंगे, 12 अक्टूबर का टाइम वो है जब ये बिल की अगर हम बात करेंगे ये फोर्स में आता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। जिसको 15 जून में प्रॉब्लम आती है वो इस तरीके से भी कर सकता है। 15 की बात करेंगे, 1 और 5 मिलकर 6 बनाते हैं, तो 6 लिख दो। और 6th मंथ कौन सा होता है, जून वाला ही होता है, तो फिर से 200 फिर से 5 आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। अब 15 जून 2005 आपने याद कर लिया, 12 अक्टूबर 2005 आपने याद कर लिया। 6 चैप्टर, 2 शेड्यूल, 31 सेक्शन, 15 जून को पास, 12 अक्टूबर को इफेक्ट में है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट पर्सन हु फाइल्ड द आरटीआई वो कौन थे, शाहिद रजा बुरने नाम आपको देखने को मिल रहा है। पुणे पुलिस स्टेशन में जो आरटीआई फाइल करी थी, ये 12 अक्टूबर ही आपको देखने को मिल रहा है। जिस दिन ये इफेक्ट में आया था उस दिन ये आरटीआई फाइल करी गई थी। ये आइडिया किसका था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि हमारे यहाँ पे आरटीआई वगैरह होना चाहिए। ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर अगर हम बात करेंगे, वीपी सिंह की बात करेंगे, 1990s में आइडिया लेकर आते कि हमारे यहाँ पर भी आरटीआई यहाँ पर होना चाहिए। क्या आरटीआई एक्ट 2005 की हम बात कर रहे हैं,
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सबसे पहले अपने आप में यही ऐसा कानून था जिसके अकॉर्डिंग हम इन्फॉर्मेशन ले रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आरटीआई से पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 हुआ करता था। जैसे हम आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर अपना एक एक्ट हुआ करता था, फिर उसने रिपील करा था, वैसे ही आरटीआई 2005 में जब आए से पहले भी एक्ट हुआ करता था, उसको बोलते थे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। तो जैसे ही आरटीआई एक्ट 2005 आता तो ये जो एक्ट है अपने आप खत्म हो जाता है, उसको रिपील कर दिया जाता है। अब नया कौन सा आ गया है? आरटीआई एक्ट 2005। इसमें क्या थे? प्रॉपर प्रोविजंस नहीं थे, पूरे डिटेल्ड मैनर में एक्सप्लेन नहीं करा हुआ था, इस वजह से नया एक्ट बनाना पड़ा, उसका नाम आरटीआई एक्ट आपके सामने आ गया। और क्या आरटीआई एक फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आपको ये देखने को मिलता है, हमारा फंडामेंटल राइट भी आ जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है। तो जितने भी बेसिक डिटेल्स हैं अगर आपको ये समझ आ गई, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सिंपल समझ लो। क्यों आरटीआई सामने आया? कि एक तो सिटीजन्स को पावर करा जाए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, करप्शन कम हो जाएगा, डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी, है ना। सिंपल सी बात है। आरटीआई आप क्या किस लिए लगा रहे हो? कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सरकार से, आप क्या पूछना आप क्या लगा रहे हो? आरटीआई लगा रहे हो कि मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे पता करवाने से। आप आज के टाइम पे आप देखते हो कि आरटीआई लगती है कि रेलवे में कितने फॉर्म अप्लाई करे गए थे, कितने एस्पिरेंट्स ने अप्लाई करा, आपने आरटीआई लगा दी, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिस आपने आरटीआई लगा दी, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई करा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो किसकी वजह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आरटीआई की वजह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो यानी कि हर एक तरह का कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है वो करप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ आ रहा होगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। आगे चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा कि आरटीआई एक्ट की बात करेंगे। इसमें 6 चैप्टर हैं, ये आपको मैंने कहा था, 2 शेड्यूल हैं और 31 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब कौन से चैप्टर में क्या कहा गया ये आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं, सुनते जाओ। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, जिसमें बेसिक हर एक चैप्टर हर एक कोई भी हमारे पास आता है एक्ट, उसमें चैप्टर 1 प्रीलिम भी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आप लोग प्रीलिम्स देते हो, फिर आप मेन एग्जाम देते हो, तो पहले प्रीलिम की बारी आती है तो प्रीलिम आपको देखने को मिल रहा है, आप इस तरीके से याद कर लो। चैप्टर 1 आपको प्रीलिम्स आ गया, आप इस तरह से कर लो। चैप्टर 2 ये है क्या? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो चैप्टर 2 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, और ऑब्लिगेशन से पब्लिक अथॉरिटीज़ की, पब्लिक अथॉरिटीज़ को क्या क्या काम करना है आप इस तरह से समझ सकते हो। तो सिंपल लैंग्वेज हमने कहा चैप्टर 1 में क्या है? चैप्टर 1 प्रीलिम्स है, चैप्टर 2 आरटीआई ही है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप इतना भी याद कर लो, इनफ रहेगा। चैप्टर 3 में हमारे पास क्या है? 2 तरह के कमीशन यहाँ पे बनाए गए हैं। एक सेंट्रल लेवल पे इन्फॉर्मेशन कमीशन है जिसको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन कह रहे हैं, एक स्टेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन कमीशन है जिसको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कह रहे हैं। तो पहले सेंटर की बारी आती है तो 3rd नंबर पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आ जाएगा, और 4th नंबर पे स्टेट का इन्फॉर्मेशन कमीशन आ जाएगा। तो 4 एक्ट आप 4 चैप्टर अपने बड़े मज़े से, बड़े आसानी से याद कर लिए। चैप्टर 5 में क्या है? आपने सेंट्रल लेवल पे इन्फॉर्मेशन कमीशन बना दिया, स्टेट लेवल पे बना दिया, लेकिन इनके पावर क्या है, इनके फंक्शन क्या है? कोई अपील करना होगा, पेनल्टी वगैरह नहीं, वो क्या होगा? सब कुछ पावर फंक्शन आपको चैप्टर 5 में देखने को मिल रहे हैं। मतलब इनको पावर दे दो, फंक्शन दो, फंक्शन के। और चैप्टर 6 में क्या है? मिसलेनियस जो बचा कुचा वो चैप्टर 6 में डाल दो। तो इस तरह से तो 6 चैप्टर हैं इसके, आप वो आराम से याद कर सकते हो। ये सब कुछ आपको आराम से चैप्टर 1 में 2 सेक्शन है, चैप्टर 2 में की बात करेंगे तो उसमें 3 से 11 तक सेक्शन आते हैं। ये सब कुछ आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। 6 चैप्टर आपने कवर कर लिए। 6 चैप्टर करने के बाद 2 शेड्यूल भी हमारे पास है। तो 2 शेड्यूल कौन से? जो फर्स्ट शेड्यूल हमारे पास आता है आपके सामने स्क्रीन में है, ये ऑथर एफर्मेशन वाला आपको देखने, शपथ वगैरह की जब हम बात करते हैं उससे रिलेट करता है। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, कैसे शपथ लेंगे, ओथ कौन लेगा, वो सब कुछ शेड्यूल 1 में देखने को मिलता है। सेकंड शेड्यूल में क्या? 2 ही शेड्यूल हैं। सेकंड शेड्यूल में बताया कौन सी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की ने इस्टेब्लिश करी हैं। जैसे बीएसएफ है, ये ईडी का ऑफिस आप बोलते हो, है ना, ये जैसे आप एनएसडी बोलते हो, सीएसएफ बोलते हो, असम राइफल्स, ये सब कुछ बताया गया है कि इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आता है, क्योंकि आप हर जगह आरटीआई भी नहीं लगा सकते हो ना। तो इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी में क्या कहता है वो सब कुछ आपको शेड्यूल 2 में बताया गया। तो 6 चैप्टर क्या थे वो आपने समझ लिए। पहले प्रीलिम्स था, फिर आरटीआई है, फिर सेंट्रल लेवल पे इन्फॉर्मेशन कमीशन, फिर स्टेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन कमीशन, फिर पावर फंक्शन के, फिर मिसलेनियस के हैं। 2 शेड्यूल की बात की। पहले शेड्यूल में आपने बोल दिया कि ऑथर इन्फॉर्मेशन है, शपथ वगैरह है, और सेकंड शेड्यूल में बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कौन सी हैं, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में कौन सी हैं। इस तरह से यहाँ पे इनसे कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकते, ऐसे करके आप समझ सकते हो। तो 6 चैप्टर पढ़ लिए, 2 शेड्यूल पढ़ लिया आपने। अब हम सेक्शंस कवर करना स्टार्ट करेंगे। सेक्शंस में मैं आपके सामने जो ओरिजिनल गजट होता है ना, वही आपके सामने लेकर आया हूँ, बट अंडरलाइन करके लाया हूँ। आपको फोकस अंडरलाइन वाले पोर्शन पे करना है, और ये एक्स्ट्रा सिलेबस को एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, एक्स्ट्रा भी पढ़ ले, इसलिए सब इस फॉर्मेट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखो सेक्शन 1 की बात करेंगे। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 आपको टाइटल बताता है इसका कि इस एक्ट को हम राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलेंगे इस तरह से, और ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड होगा
एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ये 2005 की बात है, लेकिन आज हम 2024 में बना रहे हैं वीडियो ये। तो इस टाइम पे क्या है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, पुराने लॉज खत्म हो गए, सेंट्रल के लॉज यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुके थे। तो उस वजह से क्या हुआ, अब ये जो है वो इंडिया में भी जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 2005 का PDF है, इसलिए आपको एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हमारे पास सेक्शन 1 है वो हमको ये बता रहा है कि इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 बोलेंगे। ये जम्मू कश्मीर में भी आज के टाइम पे जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, ये 2019 के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में भी ये वाला RT एक्ट ही चल रहा है। सेक्शन 1 में हमें क्या देखने को मिला कि इसका नाम क्या होगा, कहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है। सेक्शन 2 में क्या सीक्वेंस याद रखिएगा, सेक्शन 1 आपको समझ आएगा, सेक्शन 2 में क्या है, इसमें कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। जब आप इस पूरे गैजेट को पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे, PDF आप पढ़ोगे, आपको कहीं पे दिखेगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, कहीं पे पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, बार बार आप गूगल नहीं करोगे ये, या इसमें क्या होगा कि डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तो कोई भी कुछ भी उसको इशू बना सकता है, रेज कर सकता है कि इसमें ये क्या है, इसका मतलब तुम क्या निकालोगे। अपने अपने मतलब सभी निकाल सकते हैं, तो किसी को अपने मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है। तो डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसे पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है, कि पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है वो जगह जहाँ पर जैसे सरकारी कोई ऑफिस है वो पब्लिक अथॉरिटी बोलो, या कोई डिपार्टमेंट सरकारी नहीं है बट वहाँ पे फंडिंग सरकार की तरफ से जा रही है, कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है फंडिंग सरकार की तरफ से हो रही है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम जैसे सरकारी दफ्तर की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे सेंट्रल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे, पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग सरकार की तरफ से जा रही है वो इसमें आ जाएगा, समझ गए, ये पब्लिक अथॉरिटी वगैरह आपको ये मतलब देखने को मिलता है। इसी तरह से बाकी डेफिनेशंस वगैरह बताई गई हैं, आपको यहाँ पे समझना जरूरी था पब्लिक अथॉरिटी का। तो सेक्शन 1 आपने क्या समझा, सेक्शन 1 में आपने समझा कि इसमें इसका नाम बताया गया, नेम क्या है, कहाँ कहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है। सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशंस बताई गई हैं, ये भी आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 3 में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये बताया गया है कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। भाई आप मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर में जैसे आपको मान के चलो कोई RTI लगानी है, ठीक है, ये सिंपल से आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा इसके बारे में। आपने RTI लगानी किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ठीक है, जैसे JKSS में आपको RTI लगानी है, तो बाहर से एक बंदा है क्या वो RTI लगा देगा? नहीं। जो सिटीजन से इंडिया के उन्हें राइट दिया गया है कि वो यहाँ पर जो है वो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो RTI लगा सकते हैं। तो कौन लगा सकता है RTI? ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू अप्लाई फॉर RTI, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो सभी इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो RTI के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सेक्शन 3 में आपको देखने को मिल रहा है। सेक्शन 1 में नाम बताया गया, कहाँ का एक्सटेंड हो रहा है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई गई, और सेक्शन 3 में क्या बता दिया कि RTI कौन लगा सकता है। इवन NRI वगैरह की बात करें कुछ केसेस में वो भी लगा सकते हैं। ये 2005 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1 आपने समझ लिया, सेक्शन 2 आपने समझ लिया, सेक्शन 3 आपने समझ लिया। सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 में क्या आता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे जैसे कहा था ना, आपको चैप्टर 2 पढ़ रहे थे कि ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये वही है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। मतलब बताया गया सेक्शन 4 में कि सभी जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उन्हें सभी को बताया गया कि आपने क्या करना है, आपके पास 120 दिनों का टाइम है, 120 डेज़ का टाइम है। क्योंकि जब ये पास हुआ था, आपको मैंने कहा था 15 जून को ये पास हुआ था 2005 को, तो पास वाली डेट अलग थी, लेकिन इफेक्टिव डेट 12 अक्टूबर 2005 थी। तो इफेक्ट एक काफ़ी समय बाद हुआ था, तो 120 दिनों के बाद इफेक्ट में आया था। तो ये 120 दिनों का जो गैप था उसमें कहा गया सभी डिपार्टमेंट को, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आपके पास 120 दिनों का टाइम है, आप अपना सारा डाटा जो है वो मेंटेन कर लो। मतलब आप क्या करो, जो भी रिकॉर्ड अप्रोप्रिएट हैं, ज़रूरी हैं, उन्हें कंप्यूटराइज कर दो एक प्रॉपर टाइम पीरियड पे, है ना। आप एक काम करो, आप क्या करो, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, उनकी डिटेल्स आप डाल दो कि अपने वेबसाइट में डाल दो या पब्लिक डोमेन में डाल दो, सो दैट क्या होगी, हर किसी को एक्सेस मिल सके। मतलब ये ना हो कि आपका जैसे JKSSB का ही ऑफिस है तो हर बच्चा उठ के तो RTI लगाना स्टार्ट कर देगा, JKSSB का चेयरमैन कौन है, इसके मेंबर कौन है, सेक्रेटरी कौन है। आप पहले अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दो, पहले पब्लिक डोमेन में ला दो। ये बेसिक डाटा सबके सामने रहेगी, सबके लिए ईजी भी बन जाएगा, आपके लिए भी ईजी बन जाएगा। तो इस तरीके से 120 डेज़ का यहाँ पर जो है टाइम दिया गया था। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि पब्लिश करो, 120 दिनों के टाइम में आपको सारा कुछ डिटेल को जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा आपको बताने क्या रूल्स है, आपकी कंपनी की क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो भी मैनुअल्स वगैरह हैं ना, ये सब कुछ आपको अपलोड वगैरह कर देना, इस तरह से समझ लो। तो अभी तक 4 सेक्शन आपने पढ़े। सेक्शन 1 में आपने पढ़ा कि नाम क्या होगा, सेक्शन 2 में आपने पढ़ लिया डेफिनेशंस के बारे में, सेक्शन 3 में आपने पढ़ लिया कि कौन अप्लाई कर सकता है RTI के लिए, इंडियन सिटीजन्स। सेक्शन 4 में ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटीज़। पब्लिक अथॉरिटी मतलब वही जो मैं डेफिनेशन, जितने भी सरकारी दफ्तर है जिनको फंडिंग होती है सरकार से, वो सारे अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट कर दिए, 120 दिनों का टाइम को दिया गया। तो 4 सेक्शन आपने कवर कर लिए।
इसके बाद फिफ्थ सेक्शन हमारे सामने आता है, इसमें कहा गया है डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO की बात करेंगे, मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स। यहाँ पे कहा गया हर एक पब्लिक अथॉरिटी, फिर से वही मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक अथॉरिटी बार बार वही सेम चीज़ आ रही, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करा था। हर एक पब्लिक अथॉरिटी को 100 दिनों का टाइम दिया गया कि इस एक्ट के इनेक्टमेंट के बाद, लागू होने के बाद, आपको 100 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। आप एक काम करो, सेंट्रल लेवल पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करो और स्टेट लेवल पे भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है आप अपॉइंट कर लो, डेजिग्नेट कर लो। मतलब हर एक दफ्तर को कहा गया कि आप सेंट्रल लेवल पे हो तो सेंट्रल लेवल पे आप सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स डेजिग्नेट करो, और स्टेट लेवल पर हो तो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट कर दो। क्योंकि कोई भी नई पोजीशन आ रही है, आपको RTA लगा रहे हो, तो RTA के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये बड़े बड़े ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो पोजीशन दे दो, कोई बंदा अपने ऑफिसर ढालो, उसको आप क्या कर लो, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना लो। वो देखेगा RTA का जो भी सिलसिला वगैरह, वो सब कुछ वो मेंटेन वगैरह करेगा इस तरह से। जैसे कहा कि सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करो, स्टेट लेवल पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करो, उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे एक PIO बोले ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल लेवल पे आप असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी अपॉइंट करो, और स्टेट लेवल पे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी अपॉइंट कर लो। इस तरह से कहा गया। तो यानी कि जो सेक्शन 5 हमें देखने को मिल रहा है, ये कह रहा है कि पोजीशंस बना लो भैया तुम सभी अपने अपने ऑफिस में, एक PIO भी बना लो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना दो, और असिस्टेंट पब्लिक, एक PIO भी बना दो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना दो। ये काम आप कर लो। कोई भी कंपनी बन रही हो, आप चेयरमैन बना रहे हो, MD बना रहे हो, सेक्रेटरी बना रहे हो, मेंबर बना रहे हो, इसी तरह से PIO और APIO भी बना दो अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट आपको वहाँ पर। यही फिर आगे RTA को देखेंगे। आप कोई ना कोई बंदा तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना इसके लिए, जो आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर नहीं कोई जवाब दे पा रहा है, किसके पास जाओगे? तो इनके पास जाओगे। इसलिए ये पोजीशन आपको बताई गई है, ये पोजीशन अपने हिसाब से मैनेज कर लो। तो सेक्शन 5 में आपको ये देखने को मिल रहा है। फिर सेक्शन 6 में हमारे पास क्या आ गया? कहा गया रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। अब ये लोगों के लिए, लोगों जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आपको या तो राइटिंग के थ्रू करना है, आपको या तो लेटर वगैरह लिखते हैं जैसे, उस तरह से करना है, या आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी RTA अप्लाई करते हो आज के टाइम पे ना। आप इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में कर लो, हिंदी में कर लो, या उस एरिया के जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है आप उसमें RTA लगा लो। तो कोई पर्टिकुलर नहीं, इंग्लिश हिंदी में आप वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें भी आप RTA वगैरह लगा सकते हो, ये आपको बोला गया है। और ये बताया गया किस किस को आपने RTA वगैरह लगानी है, इस तरह से क्या स्पेसिफाई करना आपको, ये सब कुछ आपको बताना पड़ेगा उसमें। और जैसे 10 रुपये जनरली आप देखते हो RTA फ़ी रहती है, किसी में ज़्यादा फ़ी भी देखने को मिलती है, BPL उन लोगों की फ़ी नहीं रहती है। और जिसको भी RTA लगानी है उसको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको जो क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ लेगा, और जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वही इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करें, और वो किसी और को नहीं बताई जाएगी। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन, आपको अपना, जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये बेसिक डिटेल आपको बतानी होती है जब आप RTA वगैरह अप्लाई करते हो, फाइल करते हो। तो अभी तक जो 6 सेक्शन हमने पढ़े, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 1 हमने पढ़ा डेफिनेशंस के नाम के बारे में, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, सेक्शन 3 में जब हम आए तो हमने बोला किसको राइट है, सेक्शन 4 में हमने कहा कि सभी पब्लिक अथॉरिटी को अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने, जिसको ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हमने बोल दिया। सेक्शन 5 में हमने बोल दिया कि डेजिग्नेशन के बारे में बोल दिया कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आप अपॉइंट कर लो, और असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी कर लो, सेंट्रल लेवल पे भी स्टेट लेवल पे भी कर लो। सेक्शन 5 में हमने बोल दिया। सेक्शन नंबर 6 में हमने क्या बोल दिया कि आपने क्या करना है, जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको क्या करना है, आप बाय राइटिंग भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, इंग्लिश हिंदी किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में अप्लाई वगैरह कर सकते हो। ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। फ़ी वैरी करते हैं, जनरली 10 रुपये फ़ी रहते हैं, आपको देखने को मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि आपको रीज़न बताना पड़ेगा आप क्यों RTA वगैरह फाइल कर रहे हो। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई होगी। और एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि आपने जब भी पढ़ना है, इसको जब भी रिवाइज़ वगैरह करना है, आपको ज़रूरी नहीं आप स्क्रीन को देखो, आप कुछ भी काम वगैरह कर रहे हो, आप ईयरफोन वगैरह यूज़ कर लो, आप सुनते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, उससे आपको बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आगे चलते हैं, सेक्शन 7 की बात करेंगे। और बताना चाहूँगा हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज भी चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, आने वाले दिन में आपको PDF वगैरह भी मिल जाएंगे। सेक्शन 7 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिला डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। अभी तक हम कंटिन्यू सेक्शंस पढ़ते जा रहे हैं। सेक्शन 6 में आपने पढ़ लिया कि हाँ आपने RTA फाइल करनी है, कैसे फाइल करनी है। सेक्शन 7 में डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करेंगे, जो सेंट्रल लेवल पे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, या स्टेट लेवल पे जो PIO है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। अगर हम बात करेंगे, जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, विदिन 30 डेज यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो है वो रिप्लाई देना पड़ेगा।
30 दिनों का टाइम है आरटीआई का रिप्लाई देने का। अगर सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की तरफ से रिप्लाई आना है तो 30 दिनों का टाइम है, 30 दिनों के अंदर आपको रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि किसी की ज़िंदगी का सवाल बन जाता है, लाइफ और लिबर्टी का सवाल बन जाता है, तब आपको रिप्लाई जो 48 आवर यानी कि 2 दिनों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करना है, 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई करना है। टाइम समझिएगा कब रिप्लाई करना है। अगर PIO चाहे वो सेंट्रल लेवल पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट लेवल पे PIO है, आपको रिप्लाई 30 दिनों के अंदर देना है। अगर किसी की लाइफ का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, तो आपको 48 घंटों के अंदर, 2 दिनों के अंदर रिप्लाई वगैरह करना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ये PIO के पास नहीं जा रही है, मतलब PIO को रिप्लाई नहीं करना है बल्कि असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को रिप्लाई करना है। ये पहले वाले सेक्शन में क्लियर था बट मैंने कुछ हाईलाइट नहीं करा था उसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐड करा है। अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की जगह असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को रिप्लाई करना है, इन्हें 5 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, मतलब 30 दिन प्लस 5 दिन को 35 डेज़ का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए। और टाइम ये स्टार्ट कब होगा? जिस दिन इनके पास RTA वो पहुँचा है, जिस दिन आपने अप्लाई करा वो नहीं, जब इनके पास RTA रिसीव हुआ है उस दिन से वो टाइम काउंट करा जाएगा। तो ये डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट में 6 में आपने RTA फाइल कर ली, 7 में आपको रिप्लाई कब मिलेगा वो आपको बताया गया। इसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि रिक्वेस्ट अगर रिजेक्ट हो गई, अगर आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो CPIO सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर SPIO स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो भी होगा वो उस पर्सन को बताएगा कि क्यों रिजेक्ट करा गया है, क्या रीज़न है कि आपकी RTA को रिजेक्ट करा गया, वो रीज़न भी बताया जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरह की बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सेक्शन 7 का आपको डिफरेंट क्लॉज आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं, सेक्शन 8 की बात करते हैं। अभी तक हम बिल्कुल सीक्वेंस में आ रहे हैं, इसके बाद हम थोड़े स्किप करेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 8 में बोला गया एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन कौन को आप कहाँ कहाँ आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आप RTA लगाओगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, हर जगह रिप्लाई मिलना ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस कौन से, कहाँ पर एग्जम्पशन है, कहाँ पर छूट है, कहाँ पर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। जैसे आपको बोलेंगे भाई बताओ, आप क्वेश्चन पूछोगे पार्लियामेंट है, आप बोलोगे हमें बताओ कि पार्लियामेंट में जो है वो आप पूरी इन्फॉर्मेशन, पार्लियामेंट में कितने गेट हैं, कौन से सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है, उसके पास कौन से वेपन हैं, बाकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट कैसी हैं। आप इस तरह से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे, भाई ये पब्लिक अथॉरिटी है, हमारे पास राइट है हमसे पूछने का, आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी पार्लियामेंट का अगर या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे, उनको नुकसान हो सकता है, कोई लॉस वगैरह हो सकता है, वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकते। जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आएगी, स्ट्रेटजी की बात आएगी, साइंटिफिक या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आएगी, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, RTA नहीं लगा सकते हो। समझ गए हो? उसके बाद जैसे कोई कोर्ट में कोई मसला चल रहा है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करना चाहते, वहाँ पे ज़बरदस्ती मांगना चाहोगे, वो आप नहीं कर सकते हो। जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है जहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है वो उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए, आप उससे पूछने की कोशिश करोगे, वहाँ पे RTA नहीं लगा सकते हैं। कोई फॉरेन अफेयर्स चल रहे हैं हमारे इंडिया के इलेक्शन, दूसरी कोई कैबिनेट की मीटिंग वगैरह हुई है, कोई फॉरेन ट्रेड वगैरह हम कर रहे हैं, वो डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे RTA नहीं लगा सकते। तो आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर जो है आप RTA नहीं लगा सकते, उनको रिप्लाई करना ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप RTA लगा भी दोगे तो सेक्शन 8 में बताया गया। सेक्शन 6 में बताया गया कि आप RTA कैसे लगाओगे, क्या मेथड RTA लगाने का। 7 में बताया कि आपको रिप्लाई कितनी देर में मिल जाएगा, डिस्पोजल जिसको हमने कहा। सेक्शन 8 में बताया कि कहाँ कहाँ पर आप RTA नहीं लगा सकते, फिर किनको एग्जाम्प्ट करा गया, किनको छोड़ा गया कि आप यहाँ पे RTA आएगा तो वो रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। वो सेक्शन 8 आपको देखने को मिलता है। सेक्शन 8 के बाद मैं जंप करूँ सेक्शन नंबर 12 में। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर बताया गया कंस्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा उसके बारे में बताया गया वो कैसे बनेगा। तो सेंट्रल लेवल पे इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, उसमें क्या क्या आएंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, सॉरी इलेक्शन बोल रहा हूँ मैं, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, इनके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जो एक्स्ट्रा इनके साथ में। जैसे हम जजेस की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, एक हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJ सबसे बड़े जज, और बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वैसे यहाँ पर भी हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होगा इसमें क्या होगा, एक तो चीफ होंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी और भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जिनका नंबर 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको बताया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे, इन्हें अपॉइंट कौन करेगा, इन्हें जो अपॉइंट करेंगे वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। समझ गए? इन्हें कौन अपॉइंट कर रहे हैं, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, इनको रिकमेंड करा जाएगा। कौन रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को? एक हमारे प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा के होंगे वो रिकमेंड करेंगे, वो भी होंगे इस कमेटी में, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी प्रधानमंत्री चाहेंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर उसको उठा लेंगे।
ये कमेटी है, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किसे जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए। फिर ये कमेटी जो है डिसाइड करने के बाद प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर देंगे किसको, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। ये आपको सभी को समझ आएगा कि इसमें किसी तरह की डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। और जो हेडक्वार्टर होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, वो कहाँ पर होगा, वो दिल्ली में होगा। इस तरह की बातें आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिल रही हैं। ये हमें सेक्शन 12 देखने को मिल रहा है। तो 8 तक हमने पढ़ा था, पूरे सीक्वेंस हम चला रहे थे। 8 के बाद हम डायरेक्टली जंप करा 12 में। 12 में आपको मैंने क्या बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे। इनमें कौन कौन आएगा, कैसे इनका अपॉइंटमेंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, कौन कौन मेंबर मिलकर अपॉइंट करेंगे, वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। सेक्शन 13 की बात करेंगे। 12 के बाद 13 सेक्शन की बात करें। टर्म बताई है इनकी कि कितने देर तक रहेंगे। ये याद रखना है, जब अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, तब इसी में चेंज लाया गया। तो पहले क्या था, पहले कहा गया कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो या तो 5 सालों तक रहेंगे अपने ऑफिस में, या फिर शेल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, आपको पहले ये इसके साथ इस बताया गया है कि ये जो है वो रीअपॉइंट दोबारा से अपॉइंट नहीं करवाए जाएंगे। आपको ये बोला जा रहा है कि 5 साल तो होंगे, लेकिन इनको ये एलिजिबल नहीं होगा, इनको दोबारा से आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो ऐसा नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा बोला गया कि कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे, उनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको देखने को मिल रहा है। मतलब या तो आपकी टर्म 5 साल की हो गई, या फिर आप 65 ईयर्स तक के हो गए। अगर आप मान के चलो आपने जो है आपकी जो आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनते हो 61 की एज में, ठीक है। अब आप बोलोगे 5 साल का टेन्योर है तो 66 ईयर तक आप बन रहोगे, ऐसा नहीं है। आप 4 साल के बाद ही 65 ईयर के हो जाओगे, तो 65 ईयर में आपको रिटायर होना पड़ेगा। तो इन दोनों में से जो भी टाइम पहले, अगर 5 साल पहले पूरे हो गए तो 5 साल रिटायर हो जाओ, अगर 65 साल के पहले हो तो 65 साल के बाद रिटायर हो जाओ। समझ रहे हो, दोनों में से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल होगी आपने उस टाइम पे रिटायर हो जाना है। ये आपको बताया गया है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। तो बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी, किस तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। अगर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिज़ाइन करना होगा, किसको रिज़ाइन करेंगे, अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो सेक्शन 12 और 13 हमारे पास जो किससे रिलेट कर रहा है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से और इनकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से ये आपको मैंने बता दिया रिज़ाइन करना होगा, उससे कुछ बता दिया। फिर 12 हमने पढ़ लिया, 13 हमने पढ़ लिया, फिर 15 हमारे पास और इम्पोर्टेंट बन जाता है। 15 को इम्पोर्टेंट बन जाता है, जैसे 12-13 हमने पढ़ा सेंट्रल लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, तो 15 वाला जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो स्टेट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में बताता है। ये वही है कि स्टेट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन होगा उसमें एक स्टेट लेवल के चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और बाकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों का नंबर 10 से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो अपॉइंट करेंगे वो गवर्नर करेंगे, वहाँ पे अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे थे, स्टेट लेवल पे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। वहाँ पे जो कमेटी थी रिकमेंडेशन बिल उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे सीएम है। वहाँ पे लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो थे, यहाँ पे लीडर ऑफ जो अपोजिशन असेंबली होगी स्टेट की उसके होंगे, और एक कैबिनेट मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। मतलब पीएम की जगह सीएम हो रहा है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो रहा है, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो सेक्शन 15 आपके पास ये था। जैसे वहाँ पे 12-13 सेक्शन हम पढ़ रहे थे, 12 था हमारे पास कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, और 13 में हमें टेन्योर वगैरह बता रहे थे। वैसे 15 में हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताया और 16 में टेन्योर वगैरह बता रहे, वही कि 5 साल रहेगी, इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। ये 65 ईयर की है, जो भी पहले होगा उस टाइम में रिटायर हो जाना है, सेम टू सेम है, कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो 12-13 और 15-16 आपने सेक्शन कवर कर लिए। इसके बाद सेक्शन 18 हमारे पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। 18 सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें बताया गया है कि ड्यूटी किसकी है, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की ये ड्यूटी है कि वो इंक्वायर करेगा कोई भी कंप्लेन अगर आ रही है। कंप्लेन किस तरह की, जैसे मान के चलो किसी ने आरटीआई वगैरह फाइल करी है और उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, या जिसको इन्होंने जिस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को इन्होंने आरटीआई अप्लाई करा था उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात करेंगे, उन्होंने मना कर दिया कि हम क्या करेंगे, हम इसको, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, हम इसको रिप्लाई वगैरह नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये केस कौन देखेगा इसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसके भी अंडर आएगा। या फिर ऐसा होता है कि कंप्लेन गई है कि जो इन्फॉर्मेशन जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी है, तो भी यहाँ पे ये सब कुछ देखेंगे। या फिर विद इन टाइम फ्रेम में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ये उसके लिए ये उसको सारा केस की जांच पड़ताल करेंगे क्या सिस्टम हो रहा है।
या उसकी फ़ी अगर 10 रुपये थी, आपसे 100 रुपये मांग ली, तो ज़्यादा फ़ी क्यों मांगी, कंप्लेन कर दी, कौन देखेगा, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन देखेगा। ये सब कुछ आपको सेक्शन नंबर 18 में देखने को मिल रहा है। इसके अलग अलग क्लॉज हैं, वो सब कुछ आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये भी क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, सेक्शन 19 की बात करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप कई बार किसी जगह किसी डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ पे मेंबर कम है तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो वो भी देखा जाएगा, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि अगर लगेगा कि हाँ इंटेंशन से आपके जो रिक्वेस्ट उसको नहीं माना जा रहा है, तो भाई यहाँ पे आगे फिर पेनल्टी लगाई जाएगी, वो आपको आगे देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन 18 में क्या बताया गया कि किसकी ड्यूटी एंड कंप्लेंट्स वगैरह को देखना, सेंट्रल लेवल पे अगर हुआ है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट लेवल पे हुआ है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 19 की बात करेंगे, अपील के बारे में बोलता है कि कोई भी पर्सन जिसको अपने टाइम फ्रेम के अंदर डिसीजन नहीं मिला है या सेटिस्फाइड नहीं है वो, तो 30 डेज़ के अंदर अंदर जो है दोबारा से यहाँ पर जो है वो जो अपने क्या अगर जो डिसीजन वगैरह अपील वगैरह करेगा, जो सीनियर होगा रैंक में, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की बात करेंगे, उन तक पहुँच सकता है, उनको अपील कर सकते हैं। अगर लगे कि टाइम फ्रेम में रिप्लाई वगैरह नहीं मिला या कुछ भी ऐसा वैसा है, तो सीनियर्स को अपील वगैरह कर सकते हैं। ये आपको बोला गया, क्लियरली मेंशन यहाँ पे करा गया। आगे चलते हैं, आगे पेनल्टीज़ के बारे में बताया गया। देखो यहाँ से सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। 12-13 में तो बताया था सेंट्रल लेवल में इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, फिर अगर 15-16 की बात करें स्टेट लेवल का आ गया, फिर 18 में आपको बताया कि कंप्लेंट किसकी ड्यूटी है, 19 में बताया कि अपील कैसे करना है, और 20 में बताया पेनल्टी। यहाँ पे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ जो गलती है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की है, उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ करा है, गलत उन्होंने काम करा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पेनल्टी लगा देंगे। वो 250 रुपीज़ पर डे की जो है पेनल्टी लगाई जाएगी, जब तक जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, जिसने अप्लाई करा था उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, तब तक पर डे 250 रुपये पे पेनल्टी लगाई जाएगी उस PIO या फिर स्टेट लेवल का या फिर जो भी सेंट्रल लेवल का है। और अगर मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे पेनल्टी लगेगी तो 25,000 से ज़्यादा नहीं हो चाहिए, 25,000 तक की पेनल्टी यहाँ पे मैक्सिमम लग सकती है उस ऑफिसर पर जिसने इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी है। क्लियर हो गया। ये इस तरह की बातें आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो पेनल्टी के बारे में बताया गया सेक्शन 20 में। तो 18-19 में से ही बता रहे कंप्लेन आई है, किसको अपील करना है, क्या पेनल्टी लगेगी, वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद मिसलेनियस में हमारे पास कुछ 2-3 हमारे पास कई सारे सेक्शन है, 21 से लेकर 31 सारी से भी आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमको कवर करने से 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर किसी अच्छे काम के लिए आपने कुछ अलग से लॉ कानून से हटकर तो कुछ डिसीजन वगैरह ले भी लिया, तो ऐसे नहीं आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करी जाएगी। गुड फेथ में अगर वो काम करा गया तो ठीक है। सेक्शन 22 में कहा गया एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो मतलब ऐसे है कि RTI एक्ट ने जहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर आप RTI लगा सकते हो, इस डिपार्टमेंट में RTI को कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, वो डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं तुम हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, बट RTI कहते हैं तुम इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वहाँ पे RTI की बात मानी जाएगी, डिपार्टमेंट की बात नहीं मानी जाएगी। तो RTI के अकॉर्डिंग वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनको रिप्लाई देना भी पड़ेगा, डिपार्टमेंट का कोई रोल यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये ओवरराइडिंग इफेक्ट बताया RTI का। सेक्शन 23 में बताया गया बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। आप ऐसे बोलोगे कि कोर्ट वगैरह में केस मत दे जाओ, कोर्ट में केस लेकर तो लंबे पड़ जाएंगे, तो उनको थोड़ा हटाने की कोशिश करो। नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट, ये कोई भी कोर्ट वगैरह जो एंटरटेन नहीं करेगा इस तरह की बातें जो कि इससे रिलेट कर रही हैं, इस तरह से आपको कहा गया। और सेक्शन 31 की बात करेंगे, लास्ट सेक्शन हमारे पास आता है, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन 2002 हुआ करता, तो उसको रिपील करके ही आया था। तो सेक्शन 31 में वही बोला गया, जो फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन 2002 था उसे यहाँ पे जो हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। अब कौन सा लागू होगा, आर्टिकल 2005 लागू होगा। तो वो शॉर्ट में रिवाइज कराता हूँ सारा, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखो सेक्शन 1 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नाम बताया गया, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई है, सेक्शन 3 में बताया कौन अप्लाई कर सकता है, इंडियन सिटीजन। सेक्शन 4 में कहा गया सभी पब्लिक अथॉरिटीज अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर लें। सेक्शन 5 में बताया कि सभी अपने PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर डेजिग्नेट कर लो और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन डेजिग्नेट कर लो। सेक्शन 6 में बताया कि अगर आपको RTI अप्लाई करनी है आप रिटर्न के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 7 में बताया गया कि कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको रिप्लाई वगैरह करना है, डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। सेक्शन 8 में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आप RTI नहीं लगा सकते हो, कहाँ पे एग्जेप्शन है। फिर सेक्शन 12-13 बताया, 12 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के ऊपर बताया क्या इसको क्या स्ट्रक्चर रहेगा, 13 में इसकी क्या एज लिमिट रहेगी, क्या टेन्योर रहेगा, वो सब कुछ रिजाइन वगैरह। फिर उसी तरीके से 15 पे स्टेट लेवल पे इन्फॉर्मेशन कमीशन और 16 पे उसको टेन्योर वगैरह बता दिया कितना रहने वाला है। 18 में बताया आपको मैंने कि अगर कंप्लेंट वगैरह के तो किसकी ड्यूटी है, किसको कंप्लेंट को देखना।
19 में बताया कि अपील अगर आपको करना है कैसे अपील करना है। 20 में आपको मैंने बता दिया कि पेनल्टी क्या लगेगी। फिर आपको 21 में बताया कि अच्छे काम के लिए आपको लीगल प्रोसीडिंग नहीं करनी है। 22 में बताया कि आरटीआई ओवरराइड कर जाएगा। और 23 में बताया कि कोर्ट को हटा दो इसमें से, हाइड कर दो इसमें से। और 31 में आपको मैंने बताया कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 है इसे यहाँ पे हटा देता है, रिपील कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। अब आरटीआई 2019 की जब बात करें, जो अमेंडमेंट लाया गया ये क्या था वो समझ लेते हैं। आरटीआई अमेंडमेंट 2019 की बात करेंगे। इससे भी पहले लोकसभा में लेकर गए। कब लेकर गए? वो जून था ना, वहाँ पे हम जून पढ़ रहे थे, 15 जून पढ़ रहे थे, ये जुलाई आ चुका है। 19 जुलाई 2019 को जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया था लोकसभा में। फिर 19 जुलाई को यहाँ पर आया, तो 22 जुलाई को लोकसभा में पास होता है। 19 जुलाई को इंट्रोड्यूस करा जाता है, लेकिन पास कब हुआ? पास ये 22 जुलाई को होता है, सेम डे में पास नहीं होता। और फिर 3 दिन के बाद 25 जुलाई को 2019 को ये राज्यसभा में पास होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। और जुलाई 19 की अगर हम बात करेंगे, 2019 वाली अगर हम बात करेंगे, ये जो आरटीआई एक्ट अमेंडमेंट बिल चल था, ये कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे, यही जो है वो आरटीआई अमेंडमेंट बिल लोकसभा में लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 2019 में, जुलाई 19 की बात करेंगे। पास कब होता है? जुलाई 22 2019 को होता है लोकसभा में, और राज्यसभा में क्या होता है? जुलाई 25 2019 को होता है। प्रेसिडेंट ने कब साइन करे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आरटीआई एक्ट जो पास कब हुआ था, प्रेसिडेंट ने कब साइन करे थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। आगे चलते हैं। इसमें चेंजेस क्या करेंगे? बेसिक चेंजेस क्या करेंगे? आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। एक तो टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन और डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी। अगर कोई यहाँ से नहीं पढ़ना, आप यहाँ से पढ़ो, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आरटीआई 2005 में और अमेंडमेंट 2019 में क्या डिफरेंस है? 5 में टर्म बताई थी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करो सेंट्रल स्टेट लेवल पे, वो 5 साल की रहेगी। ये आपको बताया था या 65 साल तक रिटायरमेंट एज। इस बिल ने इन प्रोविजंस को रिमूव कर दिया। इस बिल ने करा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें, वो कब तक रहेंगे ऑफिस में, उनका टेन्योर कितना रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो एक तो जो टेन्योर था, टर्म थी, वो यहाँ पे चेंज कर दी गई। 5 साल की टर्म की जगह सेंट्रल ने डिसाइड करना है। एक हमारे पास ये चेंज लाया गया। दूसरा चेंज लाया गया, सैलरी की बात करेंगे। जो पहले सैलरी की बात करते थे वो कहते हैं कि सैलरी कितनी हुआ करेगी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे, वो जो है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सैलरी मिलेगी वही चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को मिलेगी। जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलती है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को मिला करके, इस तरह से ये आपको कहा गया था। लेकिन यहाँ पे कहा गया, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जो सैलरी है, अलाउंस है, बाकी टर्म्स है, कंडीशंस वगैरह हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो एक तो टर्म में चेंज लाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करना है, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करनी है, ये आपको देखने को मिल रहा है। और तीसरा डिडक्शन इन सैलरी 2005 में आपको देखने को मिला, यहाँ पे कहा गया था कि अगर अपॉइंटमेंट के टाइम पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करेंगे, चाहे स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल की बात करो, अगर उनको पेंशन मिल रही है या किसी और तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है पुरानी जो उन्होंने नौकरी की थी उसकी वजह से, तो उनकी जो सैलरीज जो हैं, वो जिनको पेंशन मिल रही है तो उनकी सैलरी भी कम कर दी जाएगी। समझ रहे हो? जितने को पेंशन मिल रही है वो सैलरी से उस पेंशन को काट दिया जाएगा, तो जो मतलब बच जाएगा वो अमाउंट को सैलरी के तौर पे दिया जाएगा। इस तरह से हमें कहा गया था। लेकिन आरटीआई अमेंडमेंट 2019 की बात करेंगे, इसने इस प्रोविजन को यहाँ पर हटा दिया था। समझिए, मतलब फॉर एग्जांपल किसी को सैलरी मिल रही है 500 रुपये, लेकिन वो पहले रिटायर हो चुके किसी गवर्नमेंट सर्विस से, तो उनको जो पेंशन मिलती थी वो 100 रुपये मिलती थी। तो अब क्या होगा? अब इनको सैलरी मिला करेगी 500 नहीं मिला करेगी, अब इनको सैलरी 400 रुपये मिला करेगी, तो 100 रुपये पेंशन ले रहे हैं, 400 यहाँ से मिलकर 500 बन ही जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आरटीआई अमेंडमेंट बिल में जो है ये चेंजेस करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ गए। तो आपने आरटीआई 2005 में समझ लिया, अमेंडमेंट बिल 2019 में अपने यहाँ पे समझ लिया, इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का भी आरटीआई 2009 हुआ करता था, वो क्या था देखो। हालांकि आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में भी आरटीआई 2005 लागू है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर एक टाइम पे ये अपना हुआ करता था। ये क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको 20 मार्च 2009 आपको डेट देखने को मिल रही है, ये क्या है? जब ये पास करा गया था।
द फॉलोइंग एक्ट एज पास्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर रिसीव्ड द एसेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर ने कब साइन करे थे जम्मू कश्मीर का जो एक्ट था, RTI एक्ट 2009 की बात करेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2009 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे स्टेट सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, स्टेट लेवल पे गवर्नर साइन करते हैं। तो कब साइन करे गए थे, कब ये पास हुआ था? 20 मार्च 2009 की बात करेंगे, तब ये पास करा गया था। ये आपको स्क्रीन में जो आपको गजट है वो आपको देखने को मिल रही है वाला। बाकी आपको बताना चाहूँगा ये पूरा RTI एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया कि पहले आपको यहाँ पर भी बताया गया कि इसका नाम क्या होगा, दूसरे में डेफिनेशंस बताई गई हैं, तीसरे में आपको बताया गया सेम टू सेम वैसे ही कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चौथे में बताया कि सभी को रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, तो यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कौन होगा, वही सेम टू सेम सब कुछ उसी की तरह देखने को मिल रहा है। खाली जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे स्टेट कर दिया है, जम्मू कश्मीर का नाम कर दिया, जम्मू कश्मीर सिटीजन कर दिए, बाकी सब कुछ सेम ही है। जो चेंजेस है ना आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये पास हो तो 20 मार्च 2009 को पास हुआ था। और इम्पॉर्टेंट क्या वो भी समझ लो। यहाँ पर इसमें 2 सेक्शन आपके सामने, एक सेक्शन 28 लिख रहा हूँ मैं। ये क्यों लिख रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ पे था ना कि RTI एक्ट ने एक एक्ट को रिपील करके RTI एक्ट सामने आया था, वैसे जम्मू कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करेंगे, पहले 2004 हुआ करता था। यहाँ पे जम्मू कश्मीर उससे भी पहले जम्मू एंड कश्मीर RTI एक्ट 2004 हुआ करता था। फिर इसमें अमेंडमेंट करेगा 2008 में, हमने उसको बोला जम्मू एंड कश्मीर RTI अमेंडमेंट 2008। तो जब ये जम्मू कश्मीर RTI एक्ट 2009 आया ना, इसने इसको भी रिपील कर दिया और इसको भी रिपील कर दिया। जैसे आज पे RTI एक्ट है 2005 और RTI अमेंडमेंट एक्ट है, आने वाले टाइम पे कोई आएगा दोनों को हटा देगा। वही जम्मू कश्मीर में हुआ था, जब 2009 में जम्मू कश्मीर में RTI एक्ट आया, इसने पिछले दोनों एक्ट को जो है रिपील कर दिया, हटा दिया था। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी सब कुछ इसमें भी जैसे आपको पता है RTI एक्ट में वैसे सेम टू सेम सब कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा जम्मू कश्मीर का जो एक्ट था उसमें थोड़ा डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे सिर्फ आपको 5 ही चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। RTI 2005 में 6 चैप्टर थे, यहाँ पे 5 चैप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पर 31 सेक्शन थे, यहाँ पर आपको 28 सेक्शन देखने को मिल रहे थे। हालांकि आज के टाइम पे ये नहीं है, वो जब 2009 में था उसके बारे में बता रहा हूँ उसमें क्या हुआ करता था। चैप्टर 1 में प्रीलिम्स था, जैसे कि हमारे RTI एक्ट 2005 में भी है। चैप्टर 2 में वही सेम टू सेम RTI है और ऑब्लिगेशन पब्लिक अथॉरिटी है। चैप्टर 3 में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, क्योंकि जब हम RTI एक्ट 2005 पढ़ रहे हैं वहाँ पे सेंटर भी है स्टेट भी है, तभी एक चैप्टर वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुए थे, कुछ सेक्शन वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुए थे। तो यहाँ पे एक चैप्टर क्यों कम हो गया आपको समझ आ गया, सेंटर का है ही नहीं है। और कुछ सेक्शन क्यों कम हो, क्योंकि सेंटर का कुछ है ही नहीं है, इसलिए सेक्शन भी कम हो गए और चैप्टर भी कम हो गया। बाकी यहाँ पर भी वैसे ही सेम टू सेम, और जैसे शेड्यूल 1 में ओथ वगैरह सेंटर की, सब कुछ सेंटर की तरह सब कुछ देखने को मिल रहा है। फिर चैप्टर 4 की बात करेंगे, पावर क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे, वो सब कुछ आपको बताया गया है। और चैप्टर 5 में मिसलेनियस आपको देखने को मिल रहा है, सेक्शन 28 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सेम टू सेम उसी की तरह वो जो चेंजेस आपको मैंने बता दी जम्मू कश्मीर RTI 2009 क्या था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर करोगे। जम्मू कश्मीर की बाकी वीडियोज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी, प्लेलिस्ट है नो जम्मू कश्मीर के नाम से, वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।